प्रिय छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज चलते हैं फटाफट हम लोग साइंस के मोस्ट पीपीआई प्रश्नों को लेके आए हैं। ऐसे प्रश्न जिसको हल करने के बाद आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। जो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं। बोला कि ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं। तो पहले आप बताइए कि ब्यूटेन का क्या होता है। C4H10 ये आपका ब्यूटेन हो जाता है, ब्यूटेन का आणविक सूत्र। इसको अगर आप बनाइएगा, इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाइएगा तो इस तरह से बन जाएगा कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, एक स्ट्रक्चर इस प्रकार का बन जाएगा। उसके बाद अगर आप इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाए, इस प्रकार बनेगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक कार्बन आप यहाँ ले लीजिए तो दो हो गया। इसका एक स्ट्रक्चर इस तरह भी बन जाएगा आपका, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, रुकिए, एक कार्बन, दो कार्बन, एक दो तीन ब्यूटेन है। तो इसको फिर आप इस तरह अगर बनाइएगा, या तो नीचे दीजिए या फिर ऊपर दीजिएगा, तो देखिए ये और ये दोनों आपका सेम हो जाता है। तो इस तरह आप देखिएगा तो ब्यूटेन का कितना आइसोमर बनता है, एक ये वाला आइसोमर बन गया और दूसरा ये वाला आइसोमर बन गया। तो आप अगर देखिएगा तो ब्यूटेन का कितना आइसोमर हो गया गाइस, तो ब्यूटेन का आपका दो आइसोमर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलते हैं प्रश्न संख्या एक के बाद प्रश्न संख्या दूसरे में चलते हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, आज बहुत फटाफट हम लोग करेंगे। देखिए क्या है कि मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। मेंडलीव जो आवर्त का जो सारणी का तैयार किया उसमें वर्गीकरण का आधार उसने किसको माना। क्या परमाणु त्रिज्या को माना, या फिर परमाणु घनत्व को माना, या फिर परमाणु संख्या को माना, या फिर परमाणु द्रव्यमान को माना। बताइए गाइस, सबको फटाफट जवाब दीजिए। तो देखिए मेंडलीव ने जो तत्वों का वर्गीकरण किया वो किसको आधार माना था, परमाणु संख्या को आधार माना था। किसको, सॉरी मेंडलीव नहीं, मेंडलीव परमाणु से मेंडलीव का पूछा है तो मेंडलीव परमाणु संख्या को नहीं माना था। मेंडलीव किसको माना था, परमाणु द्रव्यमान को माना था। मिस्टेक गाइस, मेंडलीव किसको माना था, परमाणु द्रव्यमान को। अगर पूछ लेता मोस्ले चाचा पूछ लेता तो मोस्ले चाचा किसको माना था, परमाणु संख्या को माना था। देखिए मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान को माना था, इसलिए मेंडलीव आगे जाकर के वो अनसक्सेस हो गया था, मतलब सफल नहीं हो पाया था। फिर मोस्ले चाचा आकर के क्या किया, वो परमाणु संख्या के आधार पर उसको किया, तब फिर वो सक्सेस हो गया। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपका, मेंडलीव पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गाइज। चलते हैं दो के बाद तीसरे प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या बोल रहा है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात बोला है, परमाणु की संख्या का। तो देखिए आप पहले अमोनिया का सूत्र लिख लीजिए। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 हो जाता है, ये होता है आपका अमोनिया। तो अमोनिया का सूत्र ये हो गया, क्या बोला है, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या। तो देखिए नाइट्रोजन का परमाणु यहाँ पे कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना है, 3 है। तो इन दोनों के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। और 1:3 आपका कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते 3 के बाद चलते चौथे प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है। निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है। आपको बता दें कि कमरे का तापमान कितना माना गया है, 25 डिग्री सेल्सियस। ये भी सवाल बन सकता है कि कमरे का तापमान कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो कमरे के तापक्रम पर द्रव कौन होगा, तो देखिए आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एथेनॉल। अगर आपको एथेनॉल का पूछ दे, सूत्र पूछे तो क्या हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा एथेनॉल। इसमें आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है, अल्कोहल जुड़ा रहता है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है। ठीक है गाइज, तो इस सवाल का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 4 के बाद चलते हैं 5वां प्रश्न में, चौथा के बाद चलते हैं 5वां प्रश्न। देखिए 5वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि सिरका जो है, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या वो गंध का अम्ल, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर फॉर्मिक अम्ल, या फिर एसिडिक अम्ल। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये हमारे अमाशय में पाया जाता है। कहाँ पे, हमारे अमाशय में पाया जाता है। आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अमाशय में पाया जाता है। उसके बाद फॉर्मिक अम्ल ये आपका लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। किसमें गाइस, लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आपका एसिडिक अम्ल, यही आपका किसमें पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। इन सभी बातों को आप नोट करते हुए चलिएगा और इसको आप अपने से नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पूछा था कि सिरका निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें कौन सा, एसिडिक अम्ल हो जाएगा। चलते हैं 5 के बाद छठे प्रश्न में चलते हैं। देखिए छठा प्रश्न क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में कौन कार्बन के अपर रूप है। कार्बन के अपर रूप पूछा है, तो देखिए कार्बन का अपर रूप क्या होता है, आपका ग्रेफाइट भी हो जाता है, कार्बन का अपर रूप आपका हीरा भी हो जाएगा, कार्बन का अपर रूप आपका फ्लोरीन भी हो जाएगा। इसलिए कार्बन का अपर रूप क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो आपको पता है कि ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है, लेकिन ये आपका कैसा है, नेचर में ये सुचालक है गाइस। ग्रेफाइट क्या आपका सुचालक है। प्रश्न बनता है यहाँ से। उसके बाद आपका जानते हैं सवाल बनता है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो आपका हीरा है, ये सबसे कठोर पदार्थ है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ। इसका कभी अपूर्णांक पूछ दे तो कितना है, 2.42 हो जाता है। और फ्लोरीन, ये बंग मिस्टर फ्लोरीन, इसका सूत्र क्या होता है, C60 हो जाता है। और ये किसके आकार का होता है, फुटबॉल के आकार का होता है। किसके आकार का,
फुटबॉल के आकार का हो जाता है। इस बात को भी आप नोट करते हुए चलिएगा। चलेंगे 6 के बाद 7वां प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न संख्या 7। आज हम लोग 20 प्रश्न लेके आए हैं, फटाफट आज हम लोग इसको अटेम्प्ट करते चलेंगे। देखिए क्या बोला है, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना, संरचना अलग अलग है और अनुसूत्र सेम है, तो उस यौगिक को क्या बोलेंगे? क्या उसको समावयवी बोलेंगे आइसोमर, या फिर अपरूप बोलेंगे एलोट्रोप्स, या फिर उत्प्रेरक बोलेंगे कैटलिस्ट, या फिर बहुलक बोलेंगे जो बहुत से ज़्यादा होता है। तो देखिए अनुसूत्र अगर सेम होगा और उसका संरचना अलग अलग होगा तो उसको क्या बोला जाता है? उसको समावयवी बोला जाता है। जो हम लोग पहला प्रश्न में देखे, जैसे बोला था कि ब्यूटेन का कितना समावयवी है, तो उसमें ब्यूटेन का क्या होता है? अनुसूत्र सेम होता है, क्या होता है? C4H10 ही होगा, लेकिन इसको अगर आप क्या कीजिएगा, इसका संरचना कीजिएगा तो अलग अलग होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इस प्रकार के कंडीशन को बोलते हैं, इस प्रकार के यौगिक को समावयवी बोलते हैं। अपरूप तो जानते ही हैं, जैसे आपका कार्बन का अपरूप है हीरा ग्रेफाइट और आपका C60। बाकी कैटलिस्ट ये क्या करता है? किसी भी चीज़ के गति को बढ़ाने का काम करता है ये। उसके बाद बहुलक मतलब जो बहुत से ज़्यादा होता है। चलते हैं 7 के बाद 8वां प्रश्न में चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्या बोला है 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है, एम मतलब मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होगा? क्योंकि क्या 10⁻³ हो जाएगा, या फिर 10⁻²a हो जाएगा, या फिर 10⁻⁻1, या फिर 10⁻�6। तो देखिए क्या बोला 1 मिली एम्पियर, तो इसको मिली एम्पियर को अगर आप लिखिएगा, 1 मिली को तो इस तरह से लिखा जाता है, 1 मिली एम्पियर को लिखिएगा तो 0.001 हो जाएगा। इसको अगर आप लिखिएगा तो इस तरह हो जाएगा, 1 mA को 0.001 आपका एम्पियर हो जाएगा। जब इसको 0.001 1 मिली एम्पियर को लिखिएगा तो 0.001 एम्पियर हो जाएगा। इसको अगर आप थोड़ी इसको अगर ये कीजिएगा, यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाइएगा तो नीचे में आप जानते हैं इस तरह से निकल के आ जाएगा 1/1000। और आप इसको इस तरह लिखिएगा 1/1000 को लिख सकते हैं 10 पे पावर कितना 3 लिख सकते हैं। जब 10 पे पावर 3 को लिखिएगा तो इसको जब ऊपर लेके जाइएगा तो ये आपका 10 पे पावर 3 -3 में हो जाएगा, -3 एम्पियर। तो इस प्रश्न का हल क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गाइज। इसको आप नोट करते हुए चलिएगा। चलेंगे 8 के बाद 9वां प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कि डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग होता है, किसमें होता है डीजल का उपयोग? ये आपका क्या ईंधन है कि ये भारी वाहनों में होता है, या फिर रेल के इंजन में होता है, या फिर विद्युत उत्पादनों में होता है। तो देखिए डीजल का उपयोग देखिएगा भारी वाहनों में भी होता है, रेल के इंजनों में भी होता है, और विद्युत उत्पादनों में भी होता है। तो क्या हो जाएगा? डीजल का उपयोग आपका इनमें से सभी हो जाएगा गाइज। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 9 के बाद 10वां प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या बोला है कि सौर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, मतलब किस में बदलता है? सौर सेल जो है, सोलर जो है वो सोलर एनर्जी को किस में बदलता है? क्या उसको प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, या फिर गतिज ऊर्जा में, या फिर ताप ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा में? तो देखिए सौर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को किस में बदल देता है? वो आपका विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा गाइज। वो किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ध्यान रखिएगा सौर सेल क्या करेगा? आपका सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। इस सवाल का जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद 10 के बाद 11वां प्रश्न में चलते हैं। आज हम लोग ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं गाइज, घबराइएगा नहीं, बस इसी तरह हमारे साथ बने रहे आप लोग। देखिए क्या 11वां प्रश्न, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? आप जानते हैं कि ऑक्सीकरण की क्रिया किसमें होता है? जिसमें ऑक्सीजन जुटता है। जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण की क्रिया। तो देखिए दहन होने के लिए ना आपका ऑक्सीजन का जुटना जरूरी है। जब तक नहीं ऑक्सीजन जुटेगा वो आपका दहन नहीं होगा, इसलिए ऑक्सीजन को तो दहन गैस भी बोला जाता है। और श्वसन जो होता है, श्वसन में भी आपका ऑक्सीजन जुटता है गैस। भोजन का पचना, भोजन आपका तभी पचेगा जब उसमें आपका ऑक्सीजन जुटेगा, ठीक है। और आपका क्या बोला? अपक्षेपण। अपक्षेपण क्या होता है? इसमें आपका ऑक्सीजन नहीं जुटता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? आपका क्या बोला था कि कौन ऑक्सीकरण नहीं है, तो आपको नहीं ढूंढने बोला था, तो क्या हो जाएगा इस सवाल का जवाब? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 11 के बाद 12वां प्रश्न में चलते हैं। 11 के बाद 12वां प्रश्न में देखिए 12वां प्रश्न क्या है कि ऑक्सीकरण की संयोजकता है। ऑक्सीकरण की संयोजकता क्या है? तो देखिए ऑक्सीकरण आप जानते हैं क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन, और आप जानते हैं ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है? 2 होता है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इस सवाल का जवाब 2 हो जाएगा। मतलब ऑक्सीकरण की संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गाइज। चलते हैं 12 के बाद चलते हैं 13वां प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। अम्लीय वर्षा जो होता है उसके लिए जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? क्या 5.6, या फिर 5.6 से कम, या फिर 5.6 से अधिक, या फिर 7? तो देखिए अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए, इसको आप नोट करते चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो 5.6 से कम होना चाहिए। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होना चाहिए। देखिए 7 आप तो जानते हैं, 7 अगर हो जाएगा तो आपका अम्ल होगा नहीं, वो बल्कि उदासीन हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 13 के बाद 14वां प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिएगा क्या है कि निम्नलिखित में कौन संवहन उत्तक है, कौन संवहन उत्तक है मतलब संवहन का काम करता है। क्या आपका एपिडर्मिस हो जाएगा या फिर फ्लोएम हो जाएगा या फिर जाइलम हो जाएगा या फिर बीएनसी, दोनों। तो देखिए जाइलम और फ्लोएम जो है ये दोनों क्या आपका संवहन उत्तक है, ये दोनों क्या करता है आपका संवहन उत्तक है गाइस। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, बीएनसी दोनों हो जाएगा, बीएनसी दोनों हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 14 के बाद 15 प्रश्न में, 14 के बाद चलते हैं हम लोग 15 प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि प्रोटोजोआ जो है उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, क्या प्रासरण द्वारा या फिर विसरण द्वारा या फिर अवशोषण द्वारा या फिर निष्कासन द्वारा। इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। तो गाइज प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, तो इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मतलब अवशोषण द्वारा। किस प्रोसेस द्वारा, अवशोषण द्वारा वो क्या करता है उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन करता है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ भी नहीं बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में कम से कम लिखा कीजिए, ताकि क्या होगा ना आप जो जिसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 16वां प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो कौन है सबसे बड़ी ग्रंथि, क्या अग्नाशय है या फिर अंडाशय है या फिर एड्रिनल है या फिर यकृत है। तो देखिए आप सबको पता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, वो आपका यकृत है। इसको आप पहले से ही जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत ग्रंथि। अग्नाशय जो है इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि। अगर कभी आपको पूछ दे कि मिश्रित ग्रंथि कौन सा है तो आपका कौन है, अग्नाशय है, ये आपका मिश्रित ग्रंथि है। इस बात को भी आप नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है गाइज। उसके बाद देखिए आपका एड्रिनल जो है, एड्रिनल इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रीनलिन, एड्रीनलिन। देखिए हिंदी और इंग्लिश में सेम होता है, एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है और इसी हार्मोन को क्या बोला जाता है, लरो या उरो हार्मोन, लरो या उरो हार्मोन कहा के नाम से जाना जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, लरो या उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कभी जब किसी आदमी का हार्ट बीट डाउन हो जाता है तो उसको जो इंजेक्शन दिया जाता है उसमें एड्रीनलिन हार्मोन ही भरा रहता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपका कि मनुष्य के शरीर में की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा आपका, यकृत हो जाएगा। चलते हैं गाइज 16 के बाद चलते हैं 17वां प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या बोल रहा है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है, शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, ये क्या आपका सेरिबेलम बनाए रखता है या फिर क्रेनियम बनाए रखता है या फिर मस्तिष्क स्टेम या फिर सेरिब्रम। तो देखिए आपको पता है कि सेरिब्रम जो है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और ये अग्रभाग है। ये आपका क्या करता है, ये आपका क्या करता है, सोचने का काम करता है। आप जो सोचते हैं, आप सोच विचार जो करते हैं, आपका जो याद कोई कुछ भी याद रहता है वो आपका कहाँ पे रहता है, सेरिब्रम में रहता है। उसके बाद आपका जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम ये क्या करता है, आपके शरीर का संतुलन को बनाए के रखने का काम करता है। शरीर के संतुलन को बनाए रखने का काम कौन करता है, आपका सेरिबेलम करता है गाइस। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 17 के बाद 18वां प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला देखिएगा आप लोग साथ में पढ़िए कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन आता है, जैसे बहुत चीज़ बदलाव आता है, आवाज़ में बदलाव आ जाता है और भी बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आता है किशोरावस्था में, तो वो बदलाव आने का क्या कारण है, तो क्या आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कारण है या फिर एस्ट्रोजन हार्मोन कारण है या फिर थायरोक्सिन कारण है या फिर डी ए और बी दोनों। तो देखिए आप जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन इसको क्या बोलते हैं, मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेल हार्मोन। आपका सवाल में पूछता है कौन सा हार्मोन, मेल हार्मोन आपका कौन है, टेस्टोस्टेरोन है। और एस्ट्रोजन जो है ये आपका फीमेल हार्मोन है। ये आपका कौन सा हार्मोन है गाइस, फीमेल हार्मोन है आपका एस्ट्रोजन। बाकी आप थायरोक्सिन जो है ये आपका थायरोक्सिन जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन आपका थायराइड ग्लैंड से, आपका कौन सा ग्लैंड से, थायराइड। जो आपका गले में जो ग्लैंड पाया था थायराइड ग्लैंड, उस ग्लैंड से आपका थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। अगर आपका थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित नहीं होगा तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा, घेंगा रोग हो जाता है, घेंगा, वो एक ग्वाइटर जिसको बोलते हैं। तो देखिए गाइस क्या बोला है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों मतलब टेस्टोस्टेरोन के कारण भी और एस्ट्रोजन के कारण भी। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 18 के बाद 19वां प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है आपका, पढ़िए, फिजिक्स से है कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा। आवेश का ऐसा मात्रक बताइएगा आप लोग, आवेश का ऐसा मात्रक क्या वोल्ट होगा या फिर ओम होगा या फिर जूल होगा या फिर कूलम होगा। आप लोग को बताते चले कि वोल्ट किसका ऐसा मात्रक है, ये आपका विभवांतर का ऐसा मात्रक है। किसका है, विभवांतर का। ये सारी चीज़ों को आप नोट करते हुए चलिए ताकि आपको याद रहे हमेशा। ओम किसका ऐसे मात्रक है, ये आपका प्रतिरोध का है। ओम किसका ऐसे मात्रक है गाइस, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या है, ओम है। उसके बाद आपको अगर बता दें जूल किसका ऐसे मात्रक है, तो ये आपका कार्य का है, कार्य और ऊर्जा का, कार्य या फिर ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या आपका है,
जूल है। तो बचा आपका कौन, कूलम बचा। तो कूलम किसका ऐसे मात्रक हो जाएगा, आवेश का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। तो चलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते 19 के बाद चलते 20वां प्रश्न में चलते हैं। 19 के बाद 20वां प्रश्न। देखिए 20वां प्रश्न आपका क्या है कि शोषण के अंतिम उत्पाद है। शोषण जो प्रक्रिया होता है, शोषण जो प्रक्रिया उसका अंतिम उत्पाद क्या है। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि शोषण कैसी अभिक्रिया है। तो शोषण आपका कैसा अभिक्रिया है, उष्मा छिपी या उष्मा शोषी, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए शोषण के अंतिम उत्पाद क्या है, देखिए यहाँ पे जो कोमा है, यहाँ पे कोमा नहीं होगा बल्कि यहाँ पे CO2 हो जाएगा, CO2H2O। यहाँ पे भी आपका CO2 और ऊर्जा हो जाएगा, H2O और ऊर्जा, और CO2H2O और ऊर्जा। ठीक है, अब ठीक है गाइस। तो देखिए शोषण का अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा। तो देखिए आप जानते हैं कि आपका जो भोजन है आपके शरीर में जो भोजन है C6H12O6 जिसको ग्लूकोज भी बोलते हैं, ये आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है। टूट करके क्या बनाता है आपका CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, ये चीज़ आपका बनाता है। तो आपको क्या बोला था कि शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है, तो शोषण का अंतिम उत्पाद आपका यही हो जाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा हो जाएगा। तो CO2 H2O और ऊर्जा ये आपका कौन सा ऑप्शन में, देखिए ये ऑप्शन नंबर आपका किस में गाइस, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। ये किस में, ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी आप यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, डी। तो देखिए गाइज आज के सेशन में हम लोगों ने कितना, सिर्फ 20 क्वेश्चन को लेके आया। तो आप लोग बताइए ये 20 क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों का 20 में से कितना नंबर आ रहा है, 20 में से आप कितना क्वेश्चन को हल कर पाए, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर करें। देखिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, तब क्या होगा ना, कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन जितना तगड़ा होगा आपको उतना ही मजा आएगा। तो गाइस हिम्मत मत हारिए, आप लोग मेहनत करते चलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग